Okay friends, I welcome you back to my video lecture. Now friends, in this video lecture I am going to complete rhombus and cyclic quadrilaterals and some questions based on it. So friends, इस लेक्चर में हम लोग मिले हैं, हम लोग को अपना बचा हुआ टॉपिक कंप्लीट करना है. हमारे बचे हुए टॉपिक में एक तो हमने rhombus छोड़ा था, ठीक है, और rhombus के बाद हमको cyclic quadrilaterals कंप्लीट करना है और उस पर 3-4 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है. इस पे डिटेल सॉल्यूशंस और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे जब हम लोग इसके बाद सर्कल्स को कंप्लीट कर लेंगे. तो आज हम देखेंगे किसके बारे में, rhombus के बारे में. अभी फ्रेंड्स मैंने आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताया है, ठीक है. तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, आपने सब देख ली हैं, ठीक है. उम्मीद है आप सबने ढंग से देख ली होंगी, प्रैक्टिस कर ली होंगी. अब मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको एक रोम्बस पता करना है तो मैंने आपको ये बताया था कि पैरेललोग्राम जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. अब मैं इसमें एक छोटी सी कंडीशन सेम कर रहा हूँ कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम्स की चारों साइड को इक्वल कर दूं, ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन चेंज कर रहा हूं मैं कि अगर मैं पैरेललोग्राम्स की चारों साइड को इक्वल कर दूं तो जो पैरेललोग्राम बनेगा बेसिकली वो जो फिगर बनेगा वो एक रोम्बस होगा. So friends, what I'm trying to say that till now, till my previous video, I have told you all the properties of parallelogram. I hope that you would be clear on all those properties and the proof. But if I need to talk about rhombus and if I want to know what rhombus is, then I will just say you to do one thing. Whatever I have told you about the parallelogram figure, the very first condition I told you that the opposite sides are equal and parallel. Now I say you that you make all the four sides of a parallelogram equal. As soon as you will make all the four sides of a parallelogram equal, the figure formed will be a rhombus. The figure formed will be a rhombus. So here I'm drawing a figure. ये मैं एक figure draw कर रहा हूँ. और मैंने आपसे कहा फ्रेंड्स कि जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है ABCD, इट इज अ पैरेललोग्राम. आई हैव गिवन यू अ कंडीशन दैट दिस फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद द ओनली एक्सेप्शन दैट AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. This condition has been given to me. I know this condition on the previous slide. यानी कि मैंने आपके सामने फिगर ड्रॉ किया और मैंने आपसे कहा कि यार ये एक पैरेललोग्राम है, तो इससे क्या इंप्लाई होता है. अगर मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इससे ये इंप्लाई होता है कि ये ABCD के बराबर होगा और ये CB AD के बराबर होगा. So if I say to you only this that this ABCD is a parallelogram, so what does this implies? It implies that AB is equals to CD and CB is equals to DA. This implies. But अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यार मुझे ये ABCD दिया गया है, ये एक रोम्बस है, ये एक पैरेललोग्राम है और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि AB BC के बराबर है, CD DA के बराबर है और ये चारों साइड्स आपस में एक दूसरे के बराबर है. So if it is given to me that this figure ABCD or this quadrilateral ABCD is a parallelogram and it has also been given to me that all the sides of the parallelogram is equal, that is AB is equals to BC is equals to DA is equals to CD, then I can say that this figure is a rhombus. So what is the difference between a parallelogram and a rhombus? If all the sides of a parallelogram are made equal, it becomes a rhombus. ठीक है, अगर सारी साइड्स आप पैरेललोग्राम की इक्वल कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, रोम्बस बन जाएगा. सीधी सी बात है. तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में आपको डिफरेंस समझ में आया. आप इन चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो जो थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज होते हो कि यार ये पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस क्या है, जब आप ज़्यादा पढ़ोगे ना क्वाड्रिलेटरल्स को तो आप कंफ्यूज होने लगोगे. रेक्टेंगल स्क्वायर तक तो सबको समझ में आता है, ट्रेपेजियम भी समझ में आता है, बट जब पैरेललोग्राम आ जाता है, रोम्बस आ जाता है तो थोड़ा लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि यार ये बेसिकली पैरेललोग्राम और रोम्बस में फ़र्क क्या है. तो कोई फ़र्क नहीं, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है. केवल एक छोटा सा फ़र्क है, पैरेललोग्राम की चारों साइड बराबर कर दीजिए, रोम्बस बन जाएगा. तो अगर चारों साइड अगर आप बराबर करेंगे रोम्बस बनेगा. तो उससे एक फर्क और आ जाएगा. देखिए पैरेललोग्राम्स की सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो रोम्बस में लग रही हैं, ठीक है. मैंने आपसे क्या कहा, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में लग रही हैं, लेकिन ये जो चारों साइड इक्वल वाली प्रॉपर्टी थी ये पैरेललोग्राम में तो थी नहीं, ये सिर्फ रोम्बस में आई. तो इस चारों साइड इक्वल प्रॉपर्टी आने की वजह से एक और चीज चेंज हो जाएगी रोम्बस में. सो फ्रेंड्स, the basic difference between parallelogram and rhombus is that if you make all the sides of the parallelogram equal, it becomes a rhombus. But by making all these sides of the parallelogram equal, it becomes a rhombus. Then there is one property in rhombus that is not present in parallelogram, and this is this property. कि अगर मैं इस rhombus के दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करूं, कौन कौन से डायगोनल्स है, मैंने AC ज्वाइन किया, BD ज्वाइन किया, तो ये तो मुझे पता है पैरेललोग्राम में कि भाई जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को नहीं बराबर भागों में बांटते हैं. पर मैंने आपको पैरेललोग्राम में ये एक चीज बताई थी कि जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें.
ठीक है, हो सकता है 90 डिग्री बना भी सकते हैं, हो सकता है 90 डिग्री नहीं भी बना सकते हैं, बट रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को कट करेंगे तो पहली बात तो वो ये है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये बाइसेक्ट भी करेंगे और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे। सो फ्रेंड्स, the only thing that differentiates a rhombus from a parallelogram is that when we draw the diagonals of a rhombus, so obviously these diagonals are going to bisect each other, that is their intersection point will be the midpoint of the two diagonals. But in parallelogram I told you that it is not mandatory that the two diagonals of a parallelogram intersect each other perpendicularly. It is not mandatory. But when a parallelogram becomes a rhombus, so the intersection point of the two diagonals of a rhombus, they mandatorily intersects each other perpendicularly. This means ki BD is the diagonal of rhombus ABCD, AC is the diagonal of rhombus ABCD, and when the diagonal AC and BD intersect each other, they bisect each other and they are also perpendicular to each other. So what is the first property of rhombus that which makes it different from a parallelogram? All the sides are equal. And second property, that the diagonals are perpendicular to each other. Diagonals, you must remember this. Diagonals perpendicular and all the sides equal. You need to remember these two things by your heart. आपको ये दोनों चीजें बिल्कुल रट्टी होनी चाहिए जुबान पे, ठीक है, कि क्या फर्क है भाई पैरेललोग्राम और रोम्बस में। अगर आप ये दोनों फर्क जानते हैं तो आप रोम्बस के सवालों को और पैरेललोग्राम के सवालों को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो इफ यू ऑल नो दीज टू थिंग्स, द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, it will be easy for you to attempt questions of based on rhombus and parallelograms because you will be able to differentiate properly. Now there is one more thing, one more shortcut for rhombus. एक और शॉर्टकट है जो rhombus के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अगर मुझे पता करना हो कि इस rhombus का एरिया है, if you have to find out what is the area of this rhombus ABCD, or you can say what is the area of this rhombus quadrilateral ABCD. So area will be 1/2. Okay. AC is the diagonal, I wrote it here AC, into BD is the diagonal, BD. This is the area. यानी कि फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया कि यार ये जो आपका रोम्बस है इसमें ये डायगोनल बन रही है AC, एक डायगोनल बन रही है BD, ठीक है। तो यार जो इस रोम्बस का एरिया होगा वो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये AC और BD क्या है, डायगोनल्स है, तो आप ये भी लिख सकते हो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू। सो फ्रेंड्स, ओके, अब यार ये मैंने लिख दिया तो अब ये तो बताना बनता है भाई कि इसका प्रूफ कैसे होगा। देखिए जब पैरेललोग्राम में फॉर्मूला लिखा था तो साइन थीटा भी आ गया था, पर यहाँ पे साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा तो साइन 90 ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सीधी निकल के आ जाएगा 1/2 AC इंटू BD और 1/2 इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार इसको प्रूव करो कि ये कहाँ से आया, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि मैं इसको प्रूव कर चुका हूँ। किसमें प्रूव कर चुका हूँ, पैरेललोग्राम में मैं इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा अलग तरीके से प्रूव किया था, अगर आपको हल्की सी भी अंडरस्टैंडिंग होगी अभी तक तो आप समझ जाओगे कि ये कैसे प्रूव हुआ। सो फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस फार्मूला इनडायरेक्टली इन पैरेललोग्राम, दो नॉट इन द डायरेक्ट फॉर्म बट इनडायरेक्टली आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट। सो इफ यू जस्ट हैव, even if you would have a basic idea from my previous video, you would get to know how this comes, but still we can discuss it once again. I suppose the intersection point is O. Okay, I suppose the intersection point is O. This is 90 degree, so this also becomes 90, this also becomes 90, this also becomes 90. So what are the four triangles? This is first triangle, second triangle, third triangle, fourth triangle. तो friends क्या हुआ कि यार आप देख रहे हो कि 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो आपको चार ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल? एक तो ट्राइंगल OCD है, एक ट्राइंगल OCB है, एक ट्राइंगल OBA है, एक ट्राइंगल OAD है। इनको मैंने चार अलग अलग ट्राइंगल से क्या नाम दिया, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 4। अब अगर आप इन चारों ट्राइंगल्स के एरिया को जोड़ देते हैं आपको पूरे रोम्बस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। सो इफ यू आर गोइंग टू ऐड द एरिया ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल ट्राइंगल्स, यू आर गोइंग टू गेट द एरिया ऑफ द फुल रोम्बस। सो as you know friends, this side is equals to this side, this is 90 degree, okay,
and these are two parallel sides, this is the diagonal, so obviously this angle will be equal to this angle, this angle will be equal to this angle. Okay friends, so what you can say here friends, that this point, okay, this point will be exactly in the middle of these two lines, so this height will be equal to this height, base is same area, so obviously the area of triangle 1 will be equal to area of triangle 3. Area of triangle 1 will becomes to the area of triangle B. Similarly, area of triangle 2 will becomes to the area of triangle 4. तो मैं ये कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि यार ये CD आपको एक बेस दिख रहा है किस ट्राइंगल का, COD का. AOB आपको बेस AB दिख रहा है AOB ट्राइंगल का. अब आपको AB और CD बराबर है पता है लेंथ में. आपको ये मालूम है कि जो CD लाइन है AB लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है और ये जो पॉइंट O है जस्ट इनके आधे बीच में पड़ेगा. तो ऑब्वियस सी बात है ये हाइट इतनी और ये हाइट इतनी बराबर हो जाएगी. तो आपको ये पता चल जाएगा कि COD का एरिया AOB के एरिया के बराबर है, यानी ये ट्राइंगल 1 का एरिया ट्राइंगल 3 के एरिया के बराबर है. इसी लॉजिक को एक्सटेंड करके मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल 2 का एरिया ट्राइंगल 4 के एरिया के बराबर है. अब ये सब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस. द रीजन व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस यार, बिकॉज ये चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स, सो I'm just having a feeling that you are able to understand that if you have seen all my previous videos, and even if you are not able to understand it, just try to do it once by yourself, and even in spite of that, if you are not able to get it, please comment on my blog page and I will explain it to you. Okay, if at this point of thing it is not understandable to you, if it is understandable then it's okay. So हमको सीधे सीधे करना क्या है, हम किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं उसको 4 गुना कर देंगे. What we are going to do, we are just going to calculate the area of one triangle and I will multiply it by 4. So I will get the area of all the 4 triangles, that is area of the rhombus ABCD or quadrilateral ABCD. So suppose I find out the area of this triangle 1, area of triangle 1. It will be 1 upon 2 into, what is this OC? Okay, this triangle is 1 upon 2 OC into OD into sin 90. OC into OD sin 90. OC, OD. This will be the area of triangle 1. What is OC? OC is half of AC. Half of AC. What is OD? OD is half of DB. OD is half of DB or half of BD you can say. And sin 90 is 1, so I write it as 1. So what is this? It is the area of triangle 1. It comes out as AC into BD upon 2 into 2 into 2, 8. This is the area of triangle 1. We have to find out the area of triangle 1 plus 2 plus 3 plus 4. So 1 plus 2 plus 3 plus 4 will be 4 times the area of triangle 1. तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. So friends, अभी आपको ये दिख रहा है कि हमने केवल ट्राइंगल 1 का एरिया निकाला है. ऐसे कैसे निकाला है कि भाई इस ट्राइंगल COD में 1/2 इंटू OC इंटू OD इंटू साइन 90 किया, लिख दिया. यहाँ पे OC कितना है, ये AC का आधा है. OD कितना है, ये BD का आधा है, लिख दिया इक्वेशन में. साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया. मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा AC इंटू BD बाई 8. ये आपको एरिया दिख गया. ये केवल ट्राइंगल 1 का एरिया है, ट्राइंगल 1 का एरिया. अगर आपको चारों ट्राइंगल का एरिया निकालना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का निकालना है एरिया, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इस ट्राइंगल 1 के एरिया में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो कर देते हैं 4 AC into BD by 2. दिस इज अ फॉर्मूला, हैज प्रूव्ड. ये फॉर्मूला है, प्रूव हो गया. यानी फ्रेंड्स हमको इस फॉर्मूले तक पहुंचना था, ठीक है. दिस फॉर्मूला वी हैव टू रीच. Or on the basis of it, I found out the area of triangle 1. I added the area of triangle 1 with 2, 3 and 4. 2, 3 and 4 and 1 are equal to each other. So it becomes 4 times area of triangle 1. So 4 times area of triangle 1 becomes 4 into AC into BD by 8. It becomes AC into BD by 2. And hence proved the main formula. Okay friends. So till now friends, I have finished with rhombus. This is what you need to know about rhombus. And if something important comes to me after this, I will also discuss that with you. Now I'm going to start with cyclic quadrilaterals. तो सर फ्रेंड्स, ये जो बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और कुछ नहीं है. इसमें होता ये है कि यार ये एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग एक सर्कल के अंदर बना देते हैं, ठीक है. हम लोग एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल को बना देते हैं. तो फॉर एग्जांपल
ये बनाया मैंने आपके सामने, ये आपके सामने सर्कल है, इसके मैंने अंदर एक कोऑर्डिनेटर बनाया है ए बी सी एंड डी। ओके, दिस इज अ कोऑर्डिनेटर इनसाइड अ सर्कल, ये कोऑर्डिनेटर सर्कल के अंदर, ये मैंने आपके सामने बना रखा है। अब यार इसमें आपको दो चीजें समझनी है, ठीक है, कि पहली बात यार ये जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है इसका हम लोग का सवाल में क्या एप्लीकेशन होगा, इसकी कुछ प्रूविंग है, इसकी कुछ थ्योरी है, और हम लोग वो थ्योरी देखेंगे जो हमारे लिए सवालों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज समथिंग दैट अ कोऑर्डिनेटर इज डिस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल। We are just going to look into the basic things into this figure. There are two formulas that we have to prove in this figure. ऐसे दो formulas हैं जो हम इस फिगर में डिस्कस करेंगे इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए। पहला तो एक काम करते हैं, फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट I suppose this length as A. Okay? I suppose this length as B. I suppose this length as C, and I suppose this length as D. Okay, and for a time friends I am just erasing these vertices here. तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि मैंने इन चारों साइड्स को, एक को D मान लिया है, एक को A मान लिया है, एक को B मान लिया है, एक को C मान लिया है, ठीक है। तो हमें इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स के चारों की लेंथ को मैंने कुछ वेरिएबल्स में मान लिया है ABCD, ठीक है। अब यार हमें दो फॉर्मूले प्रूव करने हैं। पहला फॉर्मूला तो मुझे कुछ इस तरीके से प्रूव करना है, ठीक है, कि ये जो एरिया होगा इस कोऑर्डिनेटर का वो कुछ ऐसा होगा, अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S minus D. So friends, what I have said that if this is a quadrilateral, cyclic quadrilateral, that all the four vertices of the quadrilateral are of the circumference of the circle, यानी कि जो चारों वर्टिस है इस quadrilateral के अगर वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो दो फॉर्मूले बनेंगे। पहला फॉर्मूला तो मैंने आप सामने ये लिखा, इस साइक्लिक quadrilateral के एरिया का क्या बना, वो अंडर रूट ऑफ S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इंटू S माइनस D, ये पहला फॉर्मूला बना। दूसरा फॉर्मूला बनता है पेटोलमी थ्योरम से, PTOLEMY, पेटोलमी थ्योरम से। वो इसको डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, वो थोड़ा अलग है, इसलिए उसको मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ। तो पहली चीज ये लिखी मैंने आपके सामने, ये इसका एरिया है। अब इसमें S क्या है, S क्या है, S इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का कंसेप्ट ट्राइंगल में भी आया था, ठीक है, यहां पे भी S है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल के पेरीमीटर का आधा, as simple as that. Okay, this is the value of this S. So friends, this is a cyclic quadrilateral. I wrote down the formula of the cyclic quadrilateral area. What is the area of this quadrilateral? It is under root of S minus A into S minus B into S minus C into S minus D. Please remember, this is the area of this quadrilateral. This is not the area of the circle. This is the area of quadrilateral. Okay friends, so what is this S? This S is the semi-perimeter. I can write it here as semi-perimeter. What is semi-perimeter? Semi-perimeter is half of the sum of all the four sides of the quadrilateral. This is length A, length B, length C, length D. Add all of these and divide by 2. You will get the semi-perimeter of this quadrilateral. Now I have to prove this formula. This is very important for me. Especially for me, I personally believe in proving the formula as far as it is possible. You know, it's not always possible to prove everything. I always say that. तो फ्रेंड्स, इस चीज को मैं प्रूव करूंगा, और मेरे लिए प्रूव करना जरूरी होता है। प्रूव करना जरूरी इसलिए था क्योंकि यार इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है और हमको चीजें पूरी तरीके से समझ में आती हैं, ठीक है। इसलिए मैं उस चीज को प्रूव करता हूँ। ऑब्वियसली सारी चीजें तो मैं प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन फिर जितनी भी जरूरी है उतनी तो कर ही सकते हैं। अच्छा, इसका प्रूफ देखने के लिए हमें एक कंडीशन पता होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है? फॉर लुकिंग और फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रूफ वी नीड टू नो अ कंडीशन। व्हाट इज दैट कंडीशन? वो कंडीशन एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की होती है और वो सर्कल से एप्लीकेबल है, ठीक है। वो कंडीशन मैं डायरेक्ट अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ। उस कंडीशन का प्रूफ जब हम सर्कल चलेंगे, सर्कल से क्लास के बाद आएगा, तब मैं आपको समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, नाउ हियर
In order to prove this formula, I need to tell you a condition about cyclic quadrilateral. And as that condition is related to the circles, the proof of that conditions I am going to tell you when I am going to deal with the circles. And the circle is going to be started just after this video. So this is the last video of polygons. After this, circle will be started. After that, question session will be there. So formula is something like this. This angle and this angle are opposite angles of a cyclic quadrilateral. This angle and this angle are opposite angles of a cyclic quadrilateral, and if this is a cyclic quadrilateral and these are the opposite angles, then the sum of these two angles will be 180 degree, and the sum of these two angles will also be 180 degree because they are also opposite in a cyclic quadrilateral. यानी कि फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि यार अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि इसके सारे वर्टिस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इस वर्टिस के अपोजिट वाला वर्टिस मुझे ये नजर आ रहा है, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके सारे वर्टिस सर्कल के सर्कमफरेंस पे लाई कर रहे हो। सिमिलरली इसी क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल इस एंगल के अपोजिट में है, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री ही होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये चीज एक चीज आपको क्लियर हुई है। तो इसके बेसिस पे अब हम इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया इन दोनों का सम 180 डिग्री। आई टोल्ड यू दैट द सम ऑफ दीस टू एंगल्स इज 180 डिग्री। So friends, on the basis of this I can write that this is theta, suppose, and if this is theta then this will be 180 minus theta. तो फ्रेंड्स इसके बेसिस पे मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये थीटा है, तो अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और इसको मैं जोड़ दे रहा हूँ, और इसको जोड़ के मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी लेंथ है x इस लाइन की। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि यार इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो ये बीच में एक डायगोनल बनती नजर आ रही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, इसकी लेंथ को मैंने x मान लिया, ये थीटा माना, ये 180 माइनस थीटा माना है। अब ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ठीक है, अपर ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल 1 कह लेता हूं उसको मैं। तो ट्राइंगल 1 में मैं कोसाइन लॉ यूज कर रहा हूं, कोसाइन लॉ। इन ट्राइंगल 1 आई एम यूजिंग कोसाइन लॉ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कोसाइन लॉ। इफ यू डोंट नो दैट, go back to my triangle video and look it from there. And on the basis of this cosine law, I'm going to write a formula. The formula is something like this: b square c square minus x square 2bc cos theta. Okay friends, on the basis of this triangle 1 and cosine law, I write it the cosine law as b square plus c square minus x square is equals to 2bc cos theta. I told you earlier that this cos theta is equals to formula cosine law. Cos theta is equals to c square plus b square minus opposite square upon 2 into product of including sides into cos theta. This I told you. On basis of it, I wrote it something like this. And just I am going to manipulate this thing. I am going to take x square to this side and 2bc cos theta on this side. ठीक है? तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि मैंने कोसाइन लॉ सीधे सीधे लिखा है। कोसाइन लॉ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कोसाइन लॉ में आपको ये बताया था कि यार ये कॉस थीटा यानी इस थीटा एंगल का कोसाइन क्या होगा, आप इंक्लूडिंग साइड्स का स्क्वायर का सम करिए, उसमें तीसरी साइड का स्क्वायर का सम माइनस कर दीजिए, डिवाइड करिए 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द इंक्लूडिंग साइड्स इंटू कॉस थीटा से। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखा मैंने। अब मैं एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले जा रहा हूँ, 2bc कॉस थीटा को इधर ले आ रहा हूँ। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस आई हैव रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल 1। ये मैंने ट्रायंगल 1 के बेसिस पे लिखा है। अब यहां पे आ जाते हैं ट्रायंगल 2 पे। एक ट्रायंगल 2 भी हमको नजर आ रहा है। दिस इज ट्रायंगल 2। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस कोसाइन लॉ इन दिस ट्रायंगल 2। इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस कोसाइन लॉ इन दिस ट्रायंगल 2, तो अगेन अगर हम इस ट्रायंगल 2 में कोसाइन लॉ को अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए क्या बनता है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर is equals to 2 da cos 180 minus theta। ये बना। ठीक है फ्रेंड्स, दिस वी फाउंड d square plus a square minus x square is equals to 2 times d into a into cos of 180 minus theta। I applied the cosine law in this triangle 2। Now I'm going to change it। क्या चेंज किया जाता है मैंने बात, इस x square को इधर ले आता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ ले आता हूँ।
ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ ले आता हूँ, तो मैं क्या करूंगा भाई, -2 DA cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। सो दिस आई गॉट द इक्वेशन नंबर 2, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2DA cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मैंने ये माना था B, C एंड D। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जस्ट पे अटेंशन एट दिस थिंग, दिस इज cos 180 माइनस थीटा। ओके, cos 180 माइनस थीटा एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसके बारे में पिछली क्लास में बात की थी, आगे ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव हो जाता है, 180 डिग्री में cos cos ही रहेगा, तो ये बेसिकली जो cos 180 माइनस थीटा है, दिस cos 180 माइनस थीटा will become to minus of cos theta. Okay, this cos 180 minus theta will become to minus of cos theta. ये cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ट्रिग्नोमेट्री में इसको देखेंगे अभी। तो ये बेसिकली ये माइनस cos थीटा बन जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचेगा cos थीटा। तो अब हमारे सामने इक्वेशन क्या बनेगी, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2DA cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर। So friends, now in front of us the condition will be something like this: b square plus c square minus 2bc cos theta is equals to x square, first equation, and the second equation is something like this: d square plus a square plus 2DA cos theta is equals to x square. Now this is x square, this is x square. I am going to equate these two values. Obviously this is x square RHS, this is also right handed side RHS. This is because I took this x square to on that side, इसीलिए मैं उस x square को उस तरफ लेके गया था, क्योंकि इस x square राइट साइड से हमको दिख रहा है कि भाई ये दोनों बराबर हो रहे हैं। तो दोनों को बराबर पुट करके देखते हैं। तो अगर हम दोनों को बराबर पुट करते हैं इनको, तो हमको कुछ इस तरीके का मिलेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको कुछ स्टेप से मिल जाएगा कि b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा DA AD प्लस BC। DA लिखिए चाहे AD लिखिए, एक ही बात है, ये प्रोडक्ट है, A to D का भी प्रोडक्ट वही होगा, D into A का भी प्रोडक्ट वही होगा। So friends, as this x square is equal, I have equated these two things. On the basis of equating these things and solving, I get b square plus c square minus d square minus a square is equals to 2 of cos theta DA plus BC. This I got. Okay, this thing I have got, and on the basis of this thing, I am going to write something like this: cos theta is equals to b square plus c square minus d square minus a square upon twice of AD plus BC. This is something I have got the value of cos theta in terms of ABDC. So friends, ये हमको कोई एक वैल्यू मिली है cos theta की A और B और D और C के टर्म्स में। ठीक है, यहां तक अभी हम पहुंचे। ठीक है, अब एक मिनट के लिए cos theta को ऐसे का ऐसा छोड़ दीजिए, एक मिनट के लिए cos theta को ऐसे का ऐसा छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें हमने कोसाइन लॉ यूज करके हमने कुछ यहां तक पहुंचाया। वी गॉट दिस फॉर्म बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि अब हम लोग इसका एरिया, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। इन दोनों ट्राइंगल्स का क्या हो जाएगा, पहले ट्राइंगल का एरिया जोड़ दीजिए किसके, दूसरे ट्राइंगल के एरिया के साथ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये पहले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 BC sin थीटा, हम देख चुके हैं इस फॉर्मूले को। So what will be the area of the first triangle, 1/2 into B into C into enclosed sine of enclosed angle sin theta. So area 1 is 1/2 BC sin theta. Okay, what will be the area of triangle 2? ये triangle 2 का एरिया क्या हो जाएगा, वही 1/2 into A into D into sine of included angle, तो sin 180 minus theta, तो ये कितना बन जाएगा 1/2 AD sin of 180 minus theta। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यार कि 1 साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा को आप सीधे सीधे साइन लिख देंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिखा था। So friends, as I have already discussed in my previous video, this sine of 180 minus theta, you are going to write it as directly as sin theta, because in second quadrant sine is positive, so sin 180 minus theta becomes sin theta,
But in second quadrant, cos theta is negative. So cos 180 minus theta becomes minus of cos theta. So here it will become right away sin 180 minus theta is equals to sin theta. Sin 180 minus theta is equals to sin theta. So I'm going to write directly here sin theta. Okay फ्रेंड्स, सीधे सीधे लिख दिया. अब इसको आप जोड़ दो तो ये पूरे फिगर का एरिया है. दिस इज द एरिया ऑफ दिस होल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, ये पूरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, तो पूरा पूरा ए लिख दिया. और ये क्या बन गया 1/2 sin थीटा कॉमन AD प्लस BC. कुछ ऐसा मिला. आई एम गोइंग टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ. इसको भी स्क्वायर कर देते तो क्या बन जाएगा 1/4. ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, या फिर यहाँ पे ले लेते हो AD प्लस BC होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा. ये बन गया. सो फ्रेंड्स, this I got A is equals to 1/2 sin theta into AD plus BC. Now, when we square the terms on both the sides, it becomes A square and becomes 1/4. This becomes sin square theta and this becomes AD plus BC whole square. Now, we know that sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. We know that sin square theta ये किसके बराबर होता है 1 minus cos square theta. तो ये sin square theta की वैल्यू 1 minus cos square theta मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ. ये मैंने यहाँ पुट कर दिया. क्या पुट किया मैंने यहाँ पे sin square theta की वैल्यू 1 minus cos square theta. अब ये मुझे 1 minus cos square theta मिल गया. I got it as 1 minus cos square theta. I have got 1 cos theta is this. हमको एक cos theta यहाँ से भी मिला है ये. तो अब कुछ मैनिपुलेट करते हैं. तो अभी मैं फिलहाल के लिए केवल यही एक टर्म लेके चल रहा हूँ. कौन सा टर्म लेके 1 minus cos square theta लेके चल रहा हूँ, और कुछ देर तक मैं केवल इस टर्म को लेके कैलकुलेशन करूंगा. So friends, for some time now I'm going to do calculation keeping in mind 1 minus cos square theta. Okay? So ये फार्मूला तो आई होप कि आप सबने लिख लिया होगा. मुझे होप है कि आप सबने ये फार्मूला लिख लिया होगा. तो आप इसको लिख लीजिए. मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ी जगह बनानी है. बोर्ड पे जगह थोड़ी सी खत्म है. तो फ्रेंड्स, अब ये यार cos थीटा की जगह ये है, cos स्क्वायर थीटा की जगह इसका स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो 1 minus cos स्क्वायर थीटा यहाँ लिखते हैं. तो 1 minus cos स्क्वायर थीटा कुछ कैसा होगा, स्क्वायर कर दीजिए. तो ये b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4AD प्लस BC का होल स्क्वायर. ओके, सॉल्व करते हैं. ये टर्म मैं यहां लेके जाता हूं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 2AD प्लस BC होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. सो आई गॉट समथिंग लाइक दिस 2AD प्लस BC होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस माइनस D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 4AD प्लस BC स्क्वायर. ये फ्रेंड्स सिंपल मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ. कैलकुलेशन में आपको समझ कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब आप इस पूरे टर्म 2AD प्लस 2BC को x मान लीजिए, और इस पूरे टर्म B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को y मान लीजिए. सो फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू टू सपोज दिस 2 times AD प्लस BC as x and this B square plus C square minus D square minus x square as y. And now we are going to use the formula. Which formula? X square minus y square is equals to x minus y into x plus y. This formula. This formula we are going to use. यूज करते हैं. कुछ कैसा बन जाएगा देखते हैं. दिस वी गॉट फ्रेंड्स. ओके, हमें ये मिला है यार. इस पूरे ब्रैकेट को, ऊपर वाले ब्रैकेट को तोड़ के मैंने 2 ब्रैकेट बना दिया, और नीचे तो ऑब्वियस ही बात है ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो आ ही जाएगा. ये तो नीचे आ ही जाएगा. तो फ्रेंड्स, हमको कुछ ऐसा मिल गया यार कि इस
ऊपर वाले टर्म की जो स्क्वायर माइनस स्क्वायर उसको तोड़ के मैंने दो में बांट दिया, एक तो बन गया 2AD प्लस BC माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दूसरे में क्या किया है 2AD प्लस BC प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दिया, और नीचे तो वही चीज है। कौन से फॉर्मूले को यूज किया, इस फॉर्मूले को यूज किया, एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इनटू एक्स प्लस वाई। अब यार यहाँ पे अगर आप ध्यान दो इस पहले ब्रैकेट में, इफ यू जस्ट लुक एट दिस फर्स्ट ब्रैकेट, इन दिस फर्स्ट ब्रैकेट लुक एट दिस थिंग, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD। Look at this thing, a square plus d square plus 2AD. I can write this thing as a plus d whole square. Okay? And just look at this minus of b square minus of c square plus 2abc. इसको भी देखिए, किसको किसको, यहाँ से यहाँ तक को, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc को अगर आप इन तीन टर्म्स में से माइनस कॉमन ले ले, इफ यू टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दीज थ्री टर्म्स, इट विल बिकम माइनस विद इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस or within bracket b square plus c square minus 2bc. So it will become something like this. This will be the content of one bracket, the upper bracket. ये पहले ब्रैकेट कंटेंट होगा, दूसरा ब्रैकेट भी देख लेते हैं उसी तरीके से। किसको किसको देखेंगे, ये दिख रहा है आपको तीनों, b square plus c square plus 2bc. You are able to see b square plus c square plus 2bc. This is b plus c whole square. So I am going to write here b plus c whole square. And then see this quantity and this quantity, minus of a square minus of d square plus 2AD. ये देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2AD। तो आप इस तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा माइनस विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD। सो व्हेन यू आर गोइंग टू टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दीज थ्री टर्म्स, you will get minus within bracket a square plus d square minus 2AD. So it will become minus a minus d whole square. Okay, and again in the denominator this is same 4ab 4AD sorry, VC whole square. Now again friends, after reaching at this step I am again going to use this formula x square minus y square is equals to x minus y into x plus y. तो फ्रेंड्स अब इस स्टेप पे पहुंचने के बाद मैं फिर से एक बार इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, मैं फिर से इस बार इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा भाई, ये भी आपको a प्लस डी को x मान लीजिए, b माइनस सी को y मान लीजिए, तो ये टूट जाएगा तो पहले क्या बनेगा, पहले कुछ ऐसा बनेगा a प्लस डी माइनस बी प्लस सी, एक तो ये बनेगा, दूसरा बनेगा a प्लस डी प्लस ऑफ b माइनस सी, एक तो ये बन गया। किससे बना, इस ब्रैकेट से। सो फ्रेंड्स बाय यूजिंग दिस ब्रैकेट a plus d whole square minus of b minus c whole square, I just broke it. So I got a plus d minus of b plus c. Then I got a plus d plus of b minus c by breaking this first bracket. Now I am going to break the second bracket. First I will get b plus c minus a plus d. Okay, and in the second bracket I am going to get b plus c plus of a minus d. Okay, and again in the base it will be 4 of AD plus BC whole square. So from finally we are going to reach at this place. What we are following, we are calculating the value of 1 minus cos square theta. What we are calculating? We are calculating the value of 1 minus cos square theta. Now again I need to make some space and I am rubbing this much quantity. Okay, I need to make space, so I am rubbing this much. You have seen it already. And even if you have not written it, you can just rewind the video. Okay, first is a plus d minus b plus c. Okay, a plus d minus b plus c, how can I write it? I can add in this first bracket, I can add plus b, I can add minus b. Okay, I can add plus b, I can add minus b. So I will get a plus d प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ 2b। मुझे क्या मिलेगा, a प्लस डी प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ 2b। एक भी यहाँ पे माइनस है, एक मैंने और भी माइनस कर दिया, एक और भी जोड़ दिया, तो ऑब्वियसली मैं जीरो जोड़ रहा हूँ इसमें, लेकिन उसको लिख अलग तरीके से रहा हूँ। आई एम राइटिंग इट इन अ डिफरेंट सेंस। सो फर्स्ट ब्रैकेट कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस, a प्लस b प्लस c प्लस d minus 2b. First bracket is written something like this.
So second bracket, this is minus c. So I'm adding plus c and also subtracting minus c. I'm also adding c and I'm also subtracting c once. So it becomes 1 plus a plus b plus c plus d minus 2c. Then it becomes a plus b plus c plus d minus 2a and a plus b plus c plus d minus 2d. And in the base, the same thing, 4ad plus bc whole square. This I got, this value, okay? Okay friends, now just have a look, friends, just have a look. What is this a plus b plus c plus d? What is this a plus b plus c plus d? ये a plus b plus c plus d क्या है? ये a plus b plus c plus d इस पूरे फिगर का पैरीमीटर है. क्या कर रहे हैं भाई, हम a plus b plus c plus d को जोड़ते रहे. We are just adding all the lengths. So if we are adding the length, we are going to get the perimeter of the figure. So what can we assume? We can assume that the perimeter of the figure is p. What we can assume? We can assume that the perimeter of the figure is p. The whole is p. So I can substitute in this place a plus b plus c plus d as p. In all the things we can substitute a plus b plus c plus d by p plus is equals to p. तो अब फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं कि इन सब में हम a plus b plus c plus d को p लिख सकते हैं, क्योंकि p क्या है, पैरामीटर है. तो लिखते हैं लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, p minus 2b, p minus 2c, p minus 2a, p minus 2d. और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4ad plus bc whole square. So what this is for, friends, what I have finally got. I got perimeter minus 2b into perimeter minus 2c into perimeter minus 2a into perimeter minus 2d upon 4 into ad plus bc whole square. तो फ्रेंड्स फाइनली सॉल्व करने के बाद, ये सब थ्योरम लगाने के बाद, हमने सबकी जगह p जब रख दिया तो हमको p minus 2c, p minus 2b, p minus 2a और p minus 2d मिल गया. और नीचे मैंने 4ad plus bc से स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. अब अगर आप ध्यान दें तो ये किस चीज की वैल्यू है, ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू. तो अब हम इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये पुट करेंगे. अब हम इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये पुट करेंगे. ठीक है. सो फ्रेंड्स, this whole is the value of 1 minus cos square theta. So I am going to substitute this value in place of 1 minus cos square theta. So again I have to make some space. Okay. या फिर friends, you have to just imagine something. As soon as you are going to put this value in place of this, in the base is AD plus BC whole square, in the base is AD plus BC whole square, and here in the numerator is AD plus BC whole square. तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि जब आप इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इस वैल्यू को रखेंगे, इस पूरी वैल्यू को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AD प्लस BC स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे AD प्लस BC स्क्वायर न्यूमिनेटर में है. तो ये आपस में एक दूसरे को कट कर देगा, ये आपस में एक दूसरे को कट कर देगा. तो जब ये आपस में एक दूसरे को कट कर देगा तो हमको a स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी. ठीक है, a स्क्वायर की हमको वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी कि यार ये तो कट हो गया, ठीक है, और यहां से ये भी चला गया और इसकी जगह तो हम पुट ही कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे सामने बचेगा क्या, हमारे सामने बचेगा p माइनस 2b, p माइनस 2c, p माइनस 2a, p माइनस 2d अपॉन एक 4 भी बचेगा, ये वाला 4. ठीक है, ये चीज हमारे सामने बच जाएगी. यहां से हमने पुट किया. वी हैव फाइनली रीच्ड ऑन टू दिस थिंग. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम जस्ट rubbing it. अब हम कुछ ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, दिस 4 into 4 is 16. दिस 4 into 4 is 16. 4 into 4 16 होता है और 2 into 2 into 2 into 2 भी 16 होता है. ठीक है, तो 4 into 4 16 होता है, 2 into 2 into 2 भी 16 होता है, यानी 4 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो हर ब्रैकेट में आप एक 2 मार दीजिए. हर ब्रैकेट में जब आप 2 मार देंगे तो इसको कैसे आप लिख सकते हैं, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, p माइनस 2b बाई 2 माइनस 2c बाई 2, p माइनस 2a बाई 2, p माइनस 2d बाई 2. कुछ ऐसे लिख सकते हैं. यू कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस, that 4 into 4 is 16. So 16 is equals to 2 into 2 into 2 into 2. So I'm going to put 1 2 in every bracket.
So it becomes p minus 2b by 2, p minus 2c by 2, p minus 2a by 2, p minus 2d by 2. Just extend it a bit. It becomes p by 2 minus b into p by 2 minus c into p by 2 minus a into p by 2 minus d. Okay? What is p by 2? p by 2 is semi perimeter. I told you at the start of the lecture. ये p by 2 क्या है? पेरीमीटर का आधा. तो पेरीमीटर का आधा क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर हो जाएगा. सेमी पेरीमीटर की वैल्यू मैंने क्या मानी थी? s मानी थी. तो कितना हो जाएगा? s माइनस b. या फिर सीधे सीधे इसको ऐसे लिख देते हैं s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d. कुछ ऐसा बन गया. और ये किसके बराबर है? ये a स्क्वायर के बराबर है. तो a कितना हो जाएगा? इसका अंडर रूट कर दीजिए. Hence proved. ठीक है फ्रेंड्स. तो what I have did after dividing by it by 16 or by dividing it by 2 into 2 into 2 into 2, I allocated 2 to each bracket, and after allocating 2 to each bracket I got p by 2 minus b, p by 2 minus c, p by 2 minus a, and p by 2 minus d. So by doing this I know that p by 2 is equals to s semi perimeter. So I replaced p by 2 by s semi perimeter. So it becomes s minus a, s minus b, s minus c, s minus d, and this was equals to a square. So I just did the under root and found out the value of a. It came out as under root of s minus a, s minus b, s minus c, and s minus d. Okay friends. Now we are going to see what? We are going to see Ptolemy theorem. Now it's the turn of Ptolemy theorem. Okay friends, this thing we have finished. Now quickly we are going to look at Ptolemy's theorem. Now Ptolemy theorem. Okay friends. Now what we are going to see in this Ptolemy theorem is something like this. Suppose friends, this is a cyclic quadrilateral. That is, all the four vertices of this quadrilateral is touching the circumference of the circle. And Ptolemy's theorem says that the product of the diagonals, that is AC into BD, is equals to AB into CD plus BC into AD. This comes out to something like this. So friends, ये हमारे सामने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बचा हुआ है, यानी एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बचा है, और हमने इस क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस इस सर्कल को टच कर रही हैं, सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रही हैं. अब ये डायगोनल्स दिख रहा है आपको AC और BD डायगोनल्स दिख रहा है. तो पटोलेमी थ्योरम ये बोलती है कि अगर आप इनके डायगोनल्स का प्रोडक्ट निकालते हैं AC और BD का, तो ये अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा. यानी दिस AC into BD इज इक्वल्स टू AB into CD प्लस BC into AD. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा. तो ये आपको पटोलेमी थ्योरम दिख रही है. अब इस पटोलेमी थ्योरम्स को हमको प्रूव करना है. ठीक है, इसको प्रूव करना है. नाउ वी हैव टू प्रूव इट. सो फॉर प्रूविंग दिस थिंग वी हैव टू डू सम मैनिपुलेशंस. हमें कुछ चीजें करनी होगी, कुछ स्टेप्स लेने होंगे यहाँ पे पटोलेमी थ्योरम को प्रूव करने के लिए. तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस. आई एम गोइंग टू join this line. I suppose this point as E. Okay, I suppose this point as E, and I made something, this angle, this line in such a manner that if this angle is theta, then this angle is also theta. Okay friends, तो मैंने कुछ ऐसा फ्रेंड्स किया है कि इस क्वाड्रिलेटरल को मैंने एक सर्कल के अंदर बनाया है. ठीक है, और ये क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिस सर्कल को टच कर रहे हैं. ठीक है, और मुझे ये चीज प्रूव करनी है. तो इस चीज को प्रूव करने के लिए मैंने पहले क्या किया कि C से एक लाइन खींच के मैंने E पे मिलाई. और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो ECD एंगल बन रहा है थीटा, और ये जो ACB एंगल बन रहा है ये भी थीटा रहे, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो जाए. ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है. फिलहाल कि आपको उसको कुछ इस तरीके से समझिए कि एक यहाँ पे ट्राइंगल बनाया है, एक ट्राइंगल आपको ऐसे दिख रहा है.
अब मैं एक काम करूंगा, मैं दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करूंगा. सो फ्रेंड्स, आफ्टर डूइंग दिस आई एम गोइंग टू कंसीडर टू ट्राइंगल्स. व्हाट आर दोस ट्राइंगल्स? द ट्राइंगल्स आर समथिंग लाइक दिस. फर्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल ECD and second triangle is triangle ACB. So friends, मैंने दो ट्राइंगल यहाँ एज्यूम किया. पहला ट्राइंगल मैंने एज्यूम किया ट्राइंगल ECD और दूसरा ट्राइंगल मैंने एज्यूम किया ट्राइंगल ACB. ओके फ्रेंड्स, अब मैं कोशिश करूंगा इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने की. नाउ आई विल ट्राई टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. बट बिफोर डूइंग दैट फ्रेंड्स, इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं ट्राइंगल्स में सर्कल की एक और ऐसी प्रॉपर्टी आपके साथ यूज करना चाहता हूं जो अभी तक मैंने आपको प्रूव नहीं करी है, क्योंकि वो मैं सर्कल्स के साथ प्रूव करूंगा. सो फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू डू दिस थिंग आई नीड टू टेल यू, I need to discuss with you one more property of circles which I have not discussed with you now, and I'm just going to tell you that property. I'm not going to prove it here because I'm going to prove it when I'm going to take up circles. So the property is something like this. Property कुछ ऐसी कि मान लीजिए सर्कल है और ये दो पॉइंट्स है. तो अगर आप इस दो पॉइंट से सर्कल में कहीं भी एक एंगल बनाते हैं तो ये सारे एंगल आपस में बराबर होंगे. तो फ्रेंड्स, ये थ्योरम ये बोलती है कि अगर इस दो पॉइंट्स है किसी सर्कल पे और अगर आप इस दो पॉइंट से इस सेक्शन में ये सर्कल बना रहे हैं, एक ये बना रहे हैं, एक ये बना रहे हैं, एक ये बना रहे हैं, तो सारे एंगल्स आपस में बराबर होंगे. ये थ्योरम बोलती है. बस एक छोटी सी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे. वापस आ जाते हैं. कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ECD, ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ECD एंड ट्राइंगल ACB. ठीक है, इन दोनों को हमको सिमिलर प्रूव करना है. ठीक है, तो पहले सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें क्या है कि इसके एंगल्स को हमको बराबर प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, इसके एंगल्स को हमें बराबर प्रूव करना पड़ेगा. फर्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वी हैव टू फर्स्ट प्रूव द एंगल्स, द रिस्पेक्टिव एंगल्स एज इक्वल. सो यू कैन सी हियर that this triangle ECD is theta and this triangle ACB is theta. So first of all, I assume this theta in order to basically make one angle equal. So I made one angle equal by drawing this line EC. Now what I am going to do, just look at this thing. Okay. Now in this triangle, suppose you look at angle D. Okay, this angle. And in this triangle ACB, you look at angle this. Okay. So this theta is equal to this theta. In this triangle ECD, you are looking at angle this, and in this triangle ACB, you are looking at angle this. And obviously, this angle and this angle are subtended from these two lines. This angle and this angle, this angle and this angle are subtended from these 2 points. So obviously, this angle will be equal to this angle. तो फ्रेंड्स, मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपको ये बताया कि आपको इस ट्राइंगल ECD में एक ये एंगल दिख रहा है, मैंने बना रखा है, और एक ट्राइंगल ACB में आपको ये एंगल दिख रहा है. और ये दोनों एंगल सेम लाइन से सेम वर्टिसेस से ड्रॉ किए जा रहे हैं. एक वर्टिस C है, एक वर्टिस B है. CB वर्टिस से ये एंगल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है. और इस थ्योरम को यूज करते हुए बोल सकता हूं कि मैं ये दोनों एंगल बराबर है. तो ये D एंगल इस A एंगल के बराबर हो गया. तो दिख रहा है कि भाई ये थीटा थीटा तो बराबर हो ही रहा है और ये एंगल भी इसके बराबर हो रहा है. तो जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा. ठीक है, कौन सा वो तीसरा एंगल होगा? तीसरा एंगल इस ट्राइंगल का तो ये है और इस ट्राइंगल का ये है. ठीक है, तो ये तीसरा एंगल भी बराबर हो गया. तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए. सो ऑब्वियसली ऑल द थ्री एंगल्स of the two triangles are similar. So obviously these two triangles are similar. They are similar, not congruent. They are just similar. So on the basis of similarity, I'm going to prove some, formulas here. So first I'm going to make this triangle ACB. और उसी के पैरेलल मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊंगा EDC. तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने देखा कि मैंने ये थीटा थीटा बराबर कर ही दिया था और इस थ्योरम को यूज करते हुए मैंने इस एंगल और इस एंगल को भी बराबर कर दिया. तो अब इस बार तो दो बराबर हो गए तो तीसरा तो बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो उनकी रिस्पेक्टिव साइड्स रेशियो में आ जाएंगी. तो उनकी रिस्पेक्टिव साइड्स रेशियो में लाने के लिए दोनों ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे. तो ये ABC एक ट्राइंगल बनाया मैंने यहाँ पे. ठीक है, तो इस ABC ट्राइंगल में अब इसको किसके साथ मुझे सिमिलर प्रूव करना है? ECD के साथ मैं सिमिलर प्रूव कर चुका हूँ, बस साइड्स को प्रोपोर्शन रखना है. तो देखते हैं. ठीक है, ये C यहाँ पे थीटा है, इस थीटा के पैरेलल यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है? C है, तो C पुट कर दिया. फिर आप देखिए ये एंगल A को D के बराबर माना है, तो यहाँ पे A है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? D आ जाएगा. और ऑब्वियस बात है ट्राइंगल E की बात हो रही तो ये EDC हो जाएगा. ठीक है, तो अगर ये हो गया, so friends, what I have done, I have just seen that this C was theta, and in this triangle ECD, this C was also theta, so C, and here also C. Then
In this triangle ACB, this angle is A. So obviously in this triangle ECD, the same angle is D. So corresponding to this A, I'm going to put D, and obviously the left point is E, so this E corresponding to B. Now I'm going to take the ratio of these two. The ratio is something like this: EC upon CB is equals to DE upon AB and CD upon CA. This I got an equation. Okay friends, what I got? I got EC upon CB, this side upon this side, then DE upon AB, this side upon this side, and then CD upon CA. This I have got. Now, I am going to do something in this. What I am going to do here is, I am going to consider this term and this term. Okay, I'm just ignoring this term. I'm going to consider this term and this term, and I'm going, as these two are equal, I'm going to cross multiply it. So friends, सिमिलरिटी के बेसिस पे मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं, और इन तीन चीज़ों में मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, केवल इन दो को कंसीडर करता हूँ. तो जब मैं इन दोनों को कंसीडर करूंगा तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? DE इंटू CA is equals to AB into CD. ये पहली चीज मुझे मिली है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म दैट आई एम एबल टू प्रूव ऑन द बेसिस ऑफ assuming a triangle ECD and making it similar with triangle ACB. And now I'm going to assume one more case. There is one more case, ECB. So triangle ECB. This is triangle ECB and this is triangle ACD. So I'm going to prove this triangle ECB similar to triangle ACD. Okay, so I'm going to prove this triangle ECB similar to triangle ACD. Can I make it similar? Just have a look. This triangle ECB and this triangle ACB. Okay, now in this triangle ECB, look at this angle ECB, and this triangle ACD, look at this angle. This angle and this angle, these are formed by these same two vertices, so equal. तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं सिमिलर. वो दो ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं? पहला ट्राइंगल तो मैंने लिया ECB, ये वाला ECB ट्राइंगल, और इसको मैं किससे सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ? ACD से. तो ACD से सिमिलर प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल बन रहा है दिस एंगल, और इधर जो एंगल बन रहा है ये एंगल बन रहा है ट्राइंगल ACD में, और ये जो एंगल बन रहा है वो ट्राइंगल ECB में बन रहा है. दोनों बराबर है. क्यों? क्योंकि सेम वर्टेक्स से बन रहे हैं. ठीक है, तो एक एंगल तो हमको बराबर दिख गया. दूसरा, आप इस ECB में देखेंगे तो ये पूरा एंगल बन रहा है. ठीक है, ECB में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एंगल बन रहा है, और अगर आप ACD में देखेंगे तो ये पूरा एंगल बन रहा है. ये थीटा थीटा तो कॉमन और बीच में ये एंगल कॉमन है, तो ऑब्वियसली बात है ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर that in this triangle ECB, this is the whole angle, this much from here to here, and in this triangle ACD, this is the whole angle, and obviously this much and this much is equal, and this is common. So if we are going to add in these two are also going to become equal, and as two angles have become equal, तो तीसरा तो बराबर हो ही जाएगा. तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि भाई हमने दो एंगल्स को तो बराबर कर लिया ट्राइंगल के, और जब हमने दो एंगल्स को ट्राइंगल के बराबर कर लिया तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा. एक और तरीका है बराबर देखने का एंगल्स को. देयर इज वन मोर वे. इफ यू आर नॉट गोइंग टू एबल टू गेट दिस वे, देयर इज वन मोर वे टू मेक द एंगल्स इक्वल. कौन सी तरीका है वो? पिछली बार हमने ट्राइंगल लिया था ECD, अब हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? ECB. तो ये एंगल दिखा आपको. ठीक है, पिछली बार ये जो एंगल था ये किसके बराबर था? ये आपका इसके बराबर था. ठीक है, ये एंगल था. तो अब ये एंगल इसका 180 डिग्री में से अगर आप इसे माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और अगर 180 डिग्री में से आप इसे माइनस कर देंगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा. तो फिर ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा. सो फ्रेंड्स, there is one more way to see the two angles equal. The way is that in this triangle ECB, you can see this angle E. You can see this angle B, E. This angle E is 180 degree minus this angle. Okay.
and this angle is equals to this angle I have seen in the previous proving, and this angle 180 minus this becomes this, so this becomes equals to this. So this is also one way to prove that all the two angles of the two triangles are equal. So if two angles become equal, naturally the third angle will also become equal. So in this triangle ECB and ACD, I'm going to draw ACD here. ACD here I have drawn. Now this angle A is equals to this angle B here. This angle A is equals to this angle B here. So I'm going to write here as B. Then again, in this triangle, this angle D is becoming equal to E angle here. So this angle D is becoming equal to E angle here. So I wrote it here as E. And I was talking about angle EBC. So this becomes C. Okay. Then we are going to take the respective ratios. This triangle becomes similar. We are going to take the respective ratios. It comes out at something like this. EB by DA equals to EC by DC is equals to BC by AC. तो फ्रेंड्स अभी तो हमने क्या देखा कि यार हमने इस ट्राइंगल ECB और ACD को सिमिलर प्रूव कर दिया था. तो हमने ACD का जैसा ही फिगर यहाँ बना है वैसा यहाँ बना दिया, और उसके बाद साथ में प्रूव करने के लिए मैंने देखा था ये जो एंगल A है वो इस एंगल B के बराबर हो रहा, तो मैंने इसके समानांतर यहाँ पे पैरेलल यहाँ B लिख दिया. फिर आपको ये जो एंगल D दिख रहा था ACD में, ये D किसके बराबर हो रहा है? E के इस साइड के बराबर, तो यहाँ पे मैंने E लिख दिया, और फिर बचा हुआ क्या है? C है, तो एज इट इज C लिख दिया. ठीक, अब हमने इसका रेशियो निकाला तो हमको कुछ इस टाइप से मिल गया. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि इस टर्म को कंसीडर करेंगे और इस टर्म को कंसीडर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे. ठीक है, इस टर्म को कंसीडर कर रहे हैं, इस टर्म को कंसीडर कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, EB इंटू AC इज इक्वल्स टू DA इंटू BC. कुछ ऐसा बन गया, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2. So friends, when we are going to consider this term and ignoring the middle one, and we are going to cross multiply, it will become EB into AC is equals to DA into BC. So this is equation number 2. This is equation number 1. Okay. Now what we are going to do, I am going to add these two equations. अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे. तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे तो कुछ कैसा मिलेगा? इसको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया है. Equation number 1 plus equation number 2, you are going to add it. This EB into AC plus DE into AC. So this AC is common and it becomes EB plus DE equals to AB into CD plus DA into BC. तो फ्रेंड्स मैंने इन दोनों को जोड़ दिया था. DE इंटू CA प्लस EB इंटू AC किया, DE इंटू CA प्लस EB इंटू AC किया, तो AC कॉमन हो गया, इन दोनों में AC कॉमन, तो क्या बचा? DE प्लस EB बचा. ठीक है, और इधर क्या है? AB इंटू CD था तो AB इंटू CD लिखा, और यहाँ पे क्या है? DA इंटू BC लिखा. अब EB और DE को जोड़ दो, तो EB और DE को आप जोड़ देंगे तो आपको पूरी लाइन BD मिल जाएगी. अगर आप EB और DE को जोड़ेंगे तो आपको पूरी लाइन BD मिल जाएगी. तो आप किसी का क्या पुट कर देंगे? BD पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? AC इंटू BD, और ये क्या बन जाएगा? AB इंटू CD प्लस DA इंटू BC. So friends, I did the addition. EB plus DE is BD, so I replaced EB plus DE is by BD, so it becomes AC into BD is equals to AB into CD plus DA into BC. Now if you, अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे AC और BD क्या है? इसकी डायगोनल है. ABCD क्या है? AB और CD अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लिकेशन. DABC क्या है? DABC अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लिकेशन. तो आप देख रहे हैं कि डायगोनल्स का प्रोडक्ट किया तो अपोजिट साइड्स के मल्टीप्लिकेशन से का एडिशन आ गया. So friends, you can see that this AC and BD are diagonals, and AB, CD, DA and BC. This AB and CD are opposite sides of the cyclic quadrilateral. This DA and BC are also the opposite sides of the cyclic quadrilateral, and the sum of the product of opposite sides comes out as the product of the diagonals. So the Ptolemy theorem is proved. Okay friends.
तो Pauli theorem is proved. Now I'm going to take some questions. Okay friends, the problem is something like this, that I've just seen in my camera, the battery of this camera is finishing. So what at this point of time is that I'm finishing my lecture here, and the point is that the camera battery is finishing, so it is going to stop by the way in the middle. I am going to discuss these questions after finishing circles. In next class I will take up circles, I will finish circles, then we will take up around 100 to 150 questions, and then we will टेक टोटल क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे कैमरा में बैटरी खत्म होने वाली है, तो इस चक्कर में मैं अभी ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी 4 ही है, तो इन सब क्वेश्चंस को इकट्ठा हम लोग लगभग 150 क्वेश्चंस को आखिरी में डिस्कस करेंगे. तो जब उन 150 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, तब हम लोग इसको भी टेकअप कर लेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू.